नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो हेपेटाइटिस और मलेरिया इन दोनों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 ईस्वी तक, जबकि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। 2025 तक जो है टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो ये यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा रहती है तो वो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा रहती है। अगले प्रश्नों को देखें। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होती है, क्योंकि डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है जिन्हें आनुवंशिक गुणों का जो है वाहक कहा जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है आनुवंशिक गुण इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। कहता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। अगला प्रश्न है अस्पतालों के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब प्रयोग होती है? कैथलैब लैब होगी, तो ये कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होगी। ये हृदय संबंधी जो है बीमारियों का पता लगाने के लिए अर्थात हृदय संबंधी रोगियों के लिए इसमें कैथ लैब का प्रयोग होता है। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होगा? तो विकृति का जो है एसआई मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह लंबाई का अनुपात है, जबकि बल का होता है न्यूटन, दाब का हो जाता है पास्कल या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और उसके बाद प्रतिबल का होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस जंतु में खोर नहीं पाया जाता है? तो हिरन, जेबरा और घोड़ा में खोर पाया जाता है, जबकि गीदड़ में नहीं पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। यूरिया है एक, तो यूरिया जो है पहले यूरिया का सूत्र जान लेते हैं। तो NH2CO NH2 अर्थात नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन का इसमें मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूरिया जो एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनमो में जो है ऊर्जा का रूपांतरण इस प्रकार से होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि इनके विपरीत जो है मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है, जबकि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बैटरी बदलती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड से ये जो इसके कारण से दांत क्षय, ये गलत है, क्योंकि दांत जो क्षय होता है ये फ्लोराइड प्रदूषण से, और भोपाल गैस त्रासदी ये मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें हुआ था, और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है, और ओजोन रिक्तता से यानी ओजोन परत के जो है क्षय होने से चर्म कैंसर यानी कि कैंसर हो जाता है, जो कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती है। तो डी विकल्प आपका सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो जिसके द्वारा जो है उद्दीपन विकिरण उत्पन्न किया जाता है तो लेजर है, जिनके खोजकर्ता TH मेहमा ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग। अगले प्रश्नों को देखें। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो मोरीबंद डेल्टा ये जो है बंगाल डेल्टा का जो है एक उप विभाग है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा इन्हीं का एक उप विभाग है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहता है इनमें से कौन एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है? दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल, तो यह है आपका नाग। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किन स्थानों या फिर मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण बागौर से मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो दक्कन क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत में जो है वहाँ पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति नहीं था भू राजस्व के लिए। वहाँ पर केवल हल की संख्या अर्थात हल के गिनती के आधार पर जो है राजस्व वसूली किया जाता है, जबकि उत्तर भारत में टोडरमल राजस्व विभाग का मालिक था। कहता है
गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। तो गुलाम का गुलाम हो जाएगा इल्तुतमिश और गुलाम का गुलाम हो जाएगा बलबन। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत पर जो है अपने एक वंश की स्थापना किया जो कि ममलूक वंश या फिर गुलाम वंश के नाम से जाना जाता। कहता है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो दक्षिण भारत के पोलीगार ये क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था 1907 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो बंगाल विभाजन ये जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रूज फ्रेजर। अगले प्रश्नों को देखें। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है स्वशासन अर्थात ग्राम स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये ग्राम पंचायत के लिए जो है प्रसिद्ध था। अगले प्रश्नों को देखें। कथा कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्जन वायली की हत्या 1909 ईस्वी में किया था मदन लाल ढींगरा ने, इसीलिए इन्हें 19 अगस्त 1909 में फांसी भी दे दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रधान सेनापति था। इन्होंने 1198 ईस्वी में जो है कुमार गुप्त के द्वारा निर्माण किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय, इन्हें ध्वस्त कर दिया। और फिर धर्मपाल के द्वारा निर्मित किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त कर दिया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अगले प्रश्नों को देखें। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? इन्हें देखना है, देखते हैं। तो कहता है पावना विद्रोह ये 1873 ईस्वी में हुआ था, तो ये बात सत्य है। फिर कहता है दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, तो ये भी बात सत्य है। सन्यासी विद्रोह कहता है 1894 ईस्वी में, ये बात असत्य है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, तो ये आपका गलत है। फिर कहता है कौल विद्रोह, तो कौल विद्रोह हुआ था 1830-31 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर पठार में बुद्ध भगत के द्वारा, तो ये भी आपका असत्य ही था। तो दोनों का कथन जो है आपका असत्य है, तो सी और डी में से कोई भी हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो साथियों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930 ईस्वी में 12 नवंबर 1930 ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 ईस्वी में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे भारतीय, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 ईस्वी में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। तो आपका पूछा जा रहा है 1932 में, तो ये हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की बात करें तो 483 ईस्वी पूर्व में जो है ये कुशीनारा अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि जन्म की बात करें तो लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो ये राजेंद्र प्रसाद था, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भी गए थे, तो ये सब भाग लिए थे। अगले प्रश्नों को देखें। 1921 ईस्वी में जो है मोपला विद्रोह हुआ था, तो केरल के मालाबार तट पर हुआ था अली मुल्सियार के द्वारा, तो ये केरल होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ट्रावनकोर के वे दीवान कौन थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में जो है एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया था? तो ये था वेलुथम्पी, जो कि वेलुथम्पी इन्होंने विद्रोह किया था त्रावणकोर में और इन्हें फांसी दे दिया गया था।
अगले प्रश्न को देखें, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 ईस्वी में, और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो है ये सिद्धांत को अपनाया था लॉर्ड डलहौजी, जो कि अंग्रेजी राज्य में जो है भारतीय राज्य को मिलाने का प्रयास किया था व्यपगत सिद्धांत के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था। बात करें ये पावापुरी में महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 468 ईस्वी पूर्व में, और जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था कोंडग्राम में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित कालों में जो है किसे प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है या माना जाता है, तो लघु हिमकाल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच के लगभग काल को। अगले प्रश्नों को देखें, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन पर्यावरण के बचाव से अर्थात पादप के संरक्षण से था, वृक्ष को काटने से मना करने से था। 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सर कोरिल रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था 15 अगस्त 1947 को, जबकि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में खींचा गया था। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखाएं हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखाएं हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में अधिकांशतः जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है, तो अधिकांशतः प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई जो कि मुंबई में अर्थात महाराष्ट्र में है, यहाँ से किया जाता है। लगभग 75% जो है यहीं से उत्पादित किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, जबकि नाखून पर जो है अगर आप बोट डालते हैं उस समय नाखून पर स्याही के रूप में किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं जो किन ग्रहों के मध्य में है, तो क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में है, जबकि केम्बे की खाड़ी में नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तो एक था 31.16% नगरीय जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें भारत में तो लगभग 68.84% है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर तांबा उद्योग स्थापित है, तो तांबा उद्योग जो है खैतरी राजस्थान में स्थापित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो जनजातीय समुदाय की पहचान की बात करें तो ये हरियाणा पंजाब है जहां पर नहीं की गई है, बाकी छत्तीसगढ़ कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है और एसटी मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें, क्षेत्रफल में कहता है क्रम में सजाना है भारत के बड़े राज्यों में कौन कौन आते हैं, तो सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और उसके बाद महाराष्ट्र है। अगले प्रश्न को कहता है वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो वलन क्रिया जो है ये पर्वत निर्माणकाली बल का परिणाम होता है। अगले प्रश्न को देखें, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के वजह से, क्योंकि भारत में 2 प्रकार के ही मानसून है, एक तो उत्तर पूर्व मानसून है और फिर एक दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से लगभग 75% से भी अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है, जबकि उत्तर पूर्व मानसून के कारण से केरल के तटों ये जो है तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, जिन्हें लोटटी मानसून कहते हैं या फिर उत्तर पूर्व मानसून। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो शुष्क भूमि जहाँ पर होगा उसके लिए सर्वाधिक उचित फसल होता है मूंगफली। अगले प्रश्नों को देखें, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राज़ील में स्थित है तो यह है सेल्वास, जबकि पंपास अर्जेंटीना के हृदय के नाम से जाना जाता है और प्रेरी उत्तरी अमेरिका कनाडा में स्थित घास का मैदान है। अगले प्रश्न को देखें,
भारत में सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये काराकोरम रेंज का है, गॉडविन ऑस्टिन, जिन्हें K2 कहा जाता है। और इनकी ऊंचाई की बात करें तो 8611 मीटर इनकी ऊंचाई है। अगले प्रश्नों को बात करें विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर ऊंचाई में, तो यह है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर है और नेपाल में स्थित है। तो ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है यानी कि एक गड्ढा है। अगले प्रश्नों को देखें, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग जो है विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो चूना पत्थर उपलब्ध है, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर अनिवार्य रहता है, तो ये इसलिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है। तो भारतीय मानसून का प्रारंभ जो है ये बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से होता है, लगभग 5 जून को प्रारंभ हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है भारत में पहले स्थान पर जो है केरला है 1084, और उसके बाद तमिलनाडु आता है। तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल मौजूद है, क्योंकि केरल ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से एक संविधानेतर संस्था कौन सा है? संविधानेतर अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी अर्थात प्रधानमंत्री हैं, और यह योजना आयोग का जगह लिया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। जबकि बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो इनके जो है अनुच्छेद 315 में इनके जो है वर्णन किया गया है, और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है, और निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है 324 अनुच्छेद में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अर्थात उसका सीट रिक्त कर दिया जाता है। तो ये 60 दिन अगर अनुपस्थित रहेगा सदन में बिना अनुमति के, तो ये इसका सीट रिक्त कर दिया जाएगा। 60 दिन रहेगा या फिर 2 मंथ। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1964 ईस्वी में केंद्र द्वारा एक पारित विधेयक के अनुसार से एक प्रस्ताव के द्वारा जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता आयोग की जो है स्थापना की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? तो भारत में मत देने का अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार, तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है, अनुच्छेद 326 में है कि वयस्क मताधिकार जो है अर्थात वयस्क व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं लोकसभा या फिर विधानसभा में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति था, तो यह था बलवंत राय मेहता, जो कि 1957 में गठित हुआ था, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगले प्रश्नों को देखें, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। बात करें साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस समय प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे, क्योंकि इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, और प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ था, और इनके लिए संस्तुति किया था केशवानंद भारती बनाम 1973 में। तो ये जो है आपका 1, 2, 3 यानी कि ये तीनों का उल्लेख नहीं था, इनका उल्लेख 1976 में ही हुआ। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध जो है संघीय बजट से है? तो संबंधित संघीय बजट से है, तो इसका जो है इसमें कटौती प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इनका वर्णन अर्थात इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 154 में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है भारत निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है? तो विषय 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की विषय हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो इसमें समवर्ती सूची में बात करें तो वर्तमान में जो है 52 विषय हैं,
और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और संघ सूची में बात करें तो वर्तमान में 100 विषय हैं। तो कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय है और रक्षा केंद्र सूची का विषय है और शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो तब से 1952 तक रहा था, फिर 52 में चुनाव हुआ तो 52 से 57, 57 से 62, यानी कि इन्होंने 2 कार्यकाल तक लगातार राष्ट्रपति के रूप में काम किया। जबकि 2 बार उपराष्ट्रपति की बात रहेगा तो हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगले प्रश्नों को बात देखें, कहता है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्य विधान पालिकाओं अर्थात विधानमंडल का गठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 168 में, और 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 में विधान सभा की संरचना का उल्लेख है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद होते हैं और निम्न सदन विधान सभा होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में, कम से कम या अधिक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या? तो आंग्ल भारतीयों के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 2 होती है और इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है। और इसमें राज्यपाल के द्वारा भी नियुक्त किया जाता है, विधानसभा में मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीय, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 333 में किया गया है। और अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण और 332 अनुच्छेद में विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार अर्थात राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो संपत्ति अर्थात वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संविधान के समय जो है लागू हुआ था उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था। तो ये 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इसे हटा दिया गया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, इन्हीं के शासनकाल में हटाया गया। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, जिनके माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री उसके राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो किसे सौंपता है? तो भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपसभा अध्यक्ष को और उपसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के 1 के माध्यम से, और इसकी हटाने की प्रक्रिया भी अर्थात राष्ट्रपति के ही बातों पर अर्थात राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कब हटाया जाए, क्योंकि इसका संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं है हटाए जाने की। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित श्रेणी में जो है अगला पद कौन सा होगा? लुप्त पद। अब देखते हैं तो यहाँ से 0 से 4 गैपिंग हुआ तो 4 से जहाँ पर 18 हुआ तो 14 गैप हुआ, 18 से जो है 48 कितना गैप हुआ? तो 30 गैप हुआ। अब देखिए यहाँ से 14 गया तो 10 गैप हुआ। अब यहाँ से देखिए 6 बढ़ के यहाँ पर 16 गैप हुआ, फिर 6 बढ़ के यहाँ पर कितना गैप होगा? 22 गैप होगा। तो यहाँ पर जो है 6 बढ़ के 22 गैप होगा, अर्थात 48 में से 22 बढ़ेंगे तो ये जो है 30 यहाँ पर बढ़ा, 30 से आगे 22 बढ़ेंगे तो कितना? 52। यहाँ पर 52 बढ़ेंगे तो 48 52 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है यदि x पर पावर -1 है और -1 को x -1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? देखते हैं, इनको बनाने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हम x पर पावर -1 है तो इन्हें हम लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं और -1 कर सकते हैं, फिर बराबर भाग है
तो बराबर में यानी कि भाग में हम लिख सकते हैं, भाग में बराबर में यानी कि एक x बटे 1 है तो इसको गुना में हम लिख सकते हैं। जैसे x माइनस 1 है तो गुना कर देते हैं, भाग के उल्टा गुना, तो हो जाएगा 1 बटे x माइनस 1। अब यहाँ पर जो है आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा नीचे में तो x कॉमा आ जाएगा इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। फिर ऊपर में देखिए क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आपका जो है यहाँ पर ऊपर में जो है आपका 1 माइनस x हो जाएगा और गुना हो जाएगा कितना, गुना हो जाएगा 1, क्योंकि इसका 1 यहाँ पर बचा हुआ है। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आ जाएगा वो होगा माइनस 1 बटे x। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक संख्या के घन का वर्गमूल है, एक संख्या के घन का वर्गमूल है, उसके वर्गमूल का घन 1 यह संख्या 1 नहीं है और यह 6 न्यून संख्या है, न्यून संख्या है। कहा जा रहा है कि वह संख्या कौन सा है जिनका घन जो है घन का वर्गमूल है और उसके बाद देखा जाए तो यह 6 से छोटी संख्या है। तो कौन नहीं है, देखा जाए तो कौन नहीं है ये बात नहीं होगा, कौन है होगा। तो 4 का हम क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, घन करेंगे तो 64 हो जाएगा और इनको वर्ग करने पर जो है आपको 8 आ जाएगा, इसके अंदर में रूट जाएगा तो 8 आ जाएगा निकल के। तो यह 4 को जो है अब बाय ऑप्शन लेने से होगा, जबकि इसका क्यूब कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा, फिर 3 कीजिएगा तो 27 होगा, फिर वर्गमूल नहीं आएगा, फिर 5 कीजिएगा तो 125, फिर वर्गमूल नहीं आएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 5 किताबें ABCDE एक मेज़ पर रखी हुई है और कहता है D B के दाहिने तरफ है, D जो है B के दाहिने तरफ है और कहता है D जो है B के दाहिने तरफ और E के बाईं तरफ है, E के बाईं तरफ है। कहता है तथा A जो है C और B के बीच में है, यहाँ पर A जो है C और B के बीच में है, ये A हो गया। कहता है मध्य में कौन है, तो मध्य में देखिए कौन सा है, B है, ऑप्शन नंबर A। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है A जो है यदि A बड़ा है C से तो A बड़ा है C से लिख दिए। उसके बाद कहता है B छोटा है D से, चलिए आगे देखते हैं। कहता है और C बड़ा है D से, C बड़ा है D से। अब देखिए यहाँ पर B छोटा है D से तो B छोटा है D से। अब कहता है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन आ गया, B आ गया, ऑप्शन नंबर B। और बड़ा कहता तो हो जाता A। अगले प्रश्नों को देखें। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि उसकी लंबाई 100 मीटर है और वह 1.5 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितना सेकेंड में, अर्थात कितना समय में। साथियों ये 1.5 मीटर नहीं है, यहाँ पर 150 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 150 होगा तब बनेगा, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। अब देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में लाते हैं तो 5 गुने 5/18 से गुने करते हैं। अगर किलोमीटर में ले जाना होता मीटर पर सेकेंड को तो 18/5 से गुना करता, बराबर यानी चाल बराबर हो जाता दूरी बटे समय। दूरी है 100 मीटर का ट्रेन है और 150 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो कितना आ गया 250 बटे कितना हो जाएगा बटे x मान लेते हैं समय। चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। अब देखिए ये हो गया 250 हाँ और ये हो गया 250 कट गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 18 आ गया, जो कि आपका 18 सेकेंड ऑप्शन नंबर B में मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है केशव जानता है कि एक यूनिट टेस्ट में कपिल के प्राप्तांक 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है। तो 3 से अधिक लेकिन 8 से कम है, यानी कि 3 और 8 के बीच में होना चाहिए, ये अनुमान लगा रहा है। अब कहता है कि और मंगल जानता है कि कपिल का प्राप्तांक जो है 6 से अधिक है और 10 से कम है। तो यहाँ पर 8 से कम होना चाहिए और 3 से अधिक, ये कह रहा है 6 से अधिक और 10 से कम। इसका मतलब है कि इसका प्राप्तांक कितना है 7 है, 8 से भी कम हुआ और 3 से अधिक हो गया, यहाँ 10 से भी कम आ गया और 6 से अधिक हो गया। इस प्रकार से इसका प्राप्तांक 7 है, यानी कि बीचे का बात है। अब देखते हैं क्या है बाय ऑप्शन में। कहता है प्राप्तांक 2 में से कोई भी है, 2 में से कोई नहीं होगा, 3 में से कोई एक है, ये भी नहीं होगा। प्राप्तांक केवल एक सही है, ये बात सत्य है, क्योंकि 7 इसका आता है बीच का मामला। अगला प्रश्न देखें। कहता है यदि कमल को 2 1 4 1 3 लिखा जाता है तो महल को क्या लिखा जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर एल को क्या लिखा है 3, एल के अंतिम में देखिए 3 किस में है, तो ये यहाँ पर है, बी में है और ए में है। अब देखिए फिर एल के, अब देखिए यहाँ पर एम ए का मतलब क्या हो गया 41, तो एम ए का मतलब जो है यहाँ पर 41 किस में है, 41 यहाँ पर ऑप्शन बी में है। अब यहाँ से जो है एच का मामला लिखा नहीं है तो चलेगा, लेकिन ए का मामला जो है लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहीं से छट गया है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या उपयुक्त शब्द आएगा। निर्दयी का होता है उल्टा दयालु, और निष्क्रियता का उल्टा हो जाएगा क्या, सजगता, यानी कि निष्क्रिय है तो ये सक्रिय हो गया। अगला सवाल देखें, कहता यदि x तथा y एक धनात्मक पूर्णांक है जो समीकरण x² - y² को संतुष्ट करते हैं, तो x² + y² का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 6 और यहाँ पर मान लेते हैं 5। 6 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, -25 करेंगे 5 के स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर कहता है x² + y², अब 36 + 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 × 25 61। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ज्ञात करना है, ज्ञात करते हैं। ये जो है 22 दिया 66, 1 67, 3 से गुना किया और 1 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 5 दिया 15 और 1 16। इसी प्रकार से 3 एकम 3 1 4। इसी प्रकार से 3 दिया 9 1 10 हो जाएगा, अर्थात बी ये ऑप्शन सी में है 10। अगले प्रश्नों को देखें, यहाँ इसका कहता है मान निकालने के लिए वो जो आप बदमाश का रोल जानते हैं, तो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे 2 पर पावर क्यू है, 96 में 8 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 12 बार में लगेगा। अब 12 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 + 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक ट्रेन निरंतर गति से यात्रा करके 10.8 सेकेंड और 11.4 सेकेंड की गति से एक ही दिशा में चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। तो पहला व्यक्ति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। इनको बनाते हैं, इनको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो है आप चलिए अब देखिए यहाँ पर हम जो क्या करते हैं, सर्वप्रथम किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यहाँ पर x माइनस करेंगे 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और गुना करना है कितना सेकेंड में, तो ये जो है 10.8 सेकेंड में जाता है। 10.8 बटे हम कितना करेंगे सेकेंड में लाने के लिए 60 गुना 60 करेंगे तो हो जाएगा 3600। अब इधर सेम बात होगा बराबर में। अब इधर जो है क्या करेंगे x माइनस करेंगे कितना, तो 6.6 करेंगे, x माइनस 6.6, फिर गुना कितना करेंगे, तो गुना फिर कितना करना है 11.4 दिया गया सेकेंड। अब इनको सेकेंड में लाते हैं तो 3600 फिर नीचे होगा। अब इनको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है आ जाएगा 39। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल 50 मिनट में से खाली कर सकता है। तो दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितना देर में भरेगा। अब क्या करते हैं, ये 25 मिनट में भरता है और ये 50 मिनट में खाली करता है। इसका मतलब है कि ये 2 करेगा काम 1 मिनट में, और ये जो है 1 मिनट में ये 50, यानी कि एक काम जो है 1 मिनट में ये घटा देगा। तो ये 50 एलसीएम इसका आ गया। तो 2 यानी कि 2 कम होगा और 1 कम एक जो घटेगा, तो 2 में से 1 कम घटेगा तो 1 यानी कि 1 बचा है। तो 50 में 1 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 50 बार में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है साइन 12 डिग्री दिया हुआ है और फिर कॉस 18 डिग्री है गुना में, और उसके बाद कहता है सेक 78 डिग्री है, फिर कहता है कोसेक 72 डिग्री का मान क्या होगा। सब गुना में है, इनको जो है चेंज करना होगा आपको। साइन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर क्या करते हैं साइन करते हैं 12 डिग्री, अब गुना फिर क्या करते हैं कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री हो गया। अब फिर गुना करेंगे
सेक को करेंगे, सेक जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस करेंगे कितना 12 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है कोसेक को क्या कर सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं फिर 90 माइनस 18, तो 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जो है कॉमन लीजिएगा तो साइन 12 डिग्री गुना कोसेक 12 डिग्री, साइन 12 डिग्री और कोसेक 12 डिग्री कीजिएगा तो हो जाएगा 1। फिर उसी प्रकार से कोस जो है 18 डिग्री और कोसेक जो है 18 डिग्री, ये और जो है सेक 18 डिग्री कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 1। तो 1 गुना 1 कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, बराबर 1 ही हो जाएगा। तो आपका 1 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 154 रुपया में जो है 7:4 के अनुपात में विभाजित किया जाना है तो छोटा भाग क्या होगा। तो 154 यहाँ पर दिया गया मान और 7 4 11 अनुपात होता है और छोटा अनुपात यहाँ पर है आपका 4। 11 के 11 और 11 चौक 44, 14 चौक कितना आ गया 56, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नाथन की वार्षिक आय जो है ये जो है 15 पर 5 जीरो दिया गया है और वह हर महीने जो है अपनी गाड़ी के लिए 40,000 रुपये EMI चुकाता है, तो उसका मासिक वेतन का कितना प्रतिशत जो है EMI में जाता है। यहाँ पर जो है ये आपका वार्षिक दिया गया है, इनको मासिक करने के लिए 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 12 से आप भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा 12 का 12, 12 दूना 24, 12 पचे 60 और यहाँ पर एक यानी कि 1,25,000 आपका ये मान आ गया है। 1,25,000 नहीं हुआ है, 1,25,000 ये आपका मान आया हुआ है मासिक। अब जो है 40,000 EMI में जाता है तो 40 गुना कितना करेंगे 100 बटे कितना का जाता है तो ये मासिक का जाता है तो 1,25 पर 3 शून्य यानी 1,25,000। अब ये 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य ये कट गया। अब देंगे 25 तो 32 बार में जो आपका भाग लग जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है श्री कमाल 20.52 रुपये में 36 केले खरीदते हैं, तो 20.52 रुपया में 36 केला खरीदता है तो 110 केले खरीदने के लिए उन्हें कितने रुपया देना होगा। तो ये 36 केला खरीदता है और 110 केला खरीदना है तो कितना रुपया देगा 100 रुपया देगा। अब इनको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 62.7 रुपया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बैंक दर का आशय है, तो बैंक दर अर्थात जो रिजर्व बैंक जो है वो अपना वाणिज्यिक बैंक को जो उधार देता है उन्हें ही कहा जाता है, अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज को ही बैंक दर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं बिपिन चंद्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1 रुपये के नोट पर जो है हस्ताक्षर किसका होता है, तो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के द्वारा किया जाता है, जबकि 1 रुपया से अधिक का जो नोट रहेगा उस पर RBI के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये पोलो से संबंधित है, जबकि क्रिकेट के लिए आपका जो है विल्स ट्रॉफी है, देवघर ट्रॉफी है और उसके बाद जो है CK नायडू ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है और फुटबॉल के लिए फीफा कप है, उसके बाद संतोष ट्रॉफी है, रोबस कप है और टेनिस के लिए डेविस कप है। अगले प्रश्नों को देखें। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1956 से 61 के बीच, 1956 से 61 रहा था, तो इसकी रूपरेखा PC महालनोबिस ने तैयार किया था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, 1951 से 56 तक चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल फॉर्मूला पर आधारित था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, यह बात सत्य है। कहता है ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी, तो ये भी सत्य है। और उसके बाद कहता है कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है कि डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख यानी कि अध्यक्ष हैं, तो ये भी कथन आपका सत्य है, अर्थात सभी जो 1 2 3 4 सभी का सभी सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विकलांगों के लिए जो है ओलंपिक जाना जाता है, तो विकलांग के लिए ओलंपिक जो खेला जाता है तो उनको जाना जाता है AB लिम्पिक के नाम से, AB लिम्पिक के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न देखें।
कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माध्यमिक क्षेत्र यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो माध्यमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग आते हैं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आ गया, कृषि और बैंकिंग सेवा क्षेत्र अर्थात तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।